ये बता रहे हैं वो वाला कि आप अगर वर्टिकल इंसिजन देते हो तो उसका फ़ायदा तो ये होता है कि आपको दूसरे पेल्विक और इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स तक एक्सेस मिल जाती है, लेकिन हम इसको इनलार्ज भी कर सकते हैं अगर हमें उसको इनलार्ज करना पड़े। लेकिन मसला क्या आता है कि इसमें वूंड डिहेसेंस का चांस ज़्यादा हो जाता है और कॉस्मेटिकली अच्छा भी नहीं है। देन वही है कि सब क्यूटेनियस टिश्यूज़ को आप सेपरेट करोगे ब्लंट डाइसेक्शन से। रेक्टस शीथ को जो है वो इंसाइज करोगे अलोंग द मिडल 2 सेंटीमीटर। की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, वो आपने देख लेनी है, एनिमेशन होगी। लेकिन बेटर मैं आपको अब सी सेक्शन आपको परफॉर्म करके तो नहीं दिखा सकती, मैं तो आपको जस्ट स्टेप्स बताऊंगी या आपको एनिमेशन शेयर कर सकती हूँ। ये आपका काम है कि आप अपने ओटी में जाएं और वहाँ पे सीजेरियन सेक्शन देखें, बिकॉज इट इज़ अ कॉमन प्रोसीजर। Incision is then extended with scissors before the facial sheath is separated from the underlying muscle by further blunt dissection। मतलब आपने शीथ को सेपरेट किया मसल से, जो रेक्टस शीथ है उसको नीचे वाले मसल से सेपरेट किया और आप उसको फर्दर एक्सटेंड करोगे ब्लंट डाइसेक्शन से। फिर रेक्टाई जो हैं उनको आप सेपरेट कर दोगे। फिर आ जाती है हमारी पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो है उसको काटोगे। तो अभी तक मैं आपको लेयर्स अगर बताऊँ तो कौन कौन सी लेयर्स आपने कर ली। स्किन थी, देन आपका सबक्यूटेनियस फैट था, रेक्टस शीथ थी, मसल था, और फिर आपकी रेक्टाई सेपरेट हो गई तो पेरिटोनियम। तो ये 5 स्ट्रक्चर्स हमने जब काटे तो हम पहुंच गए एब्डोमिनल कैविटी में, जहाँ पे आपकी पड़ी होगी यूट्रस। तो 5 स्ट्रक्चर्स आपने लेयर्स याद रखनी है कि कौन कौन सी लेयर्स हैं, उनको हमने काटा एंड वी रीच द यूट्रस। यहाँ हम देंगे एब्डोमिनल कैविटी में एंटर हो गए हैं। एब्डोमिनल कैविटी में जब एंटर होंगे तो वहाँ पे पड़ी होगी हमारी यूट्रस। तो अब हमने देनी है यूट्रस को इंसिजन। तो हम अब करते हैं ओके यूट्रस इंसिजन में हम क्या करेंगे, देखिए लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो है हम ट्रांसवर्स इंसिजन देंगे। इसी तरह ये हमारी यूट्रस थी, उसको हमने ट्रांसवर्स इंसिजन दिया। क्यों हम ट्रांसफर्स देते हैं, ताकि उसका रिपेयर करने में आसानी हो। हम इस तरह से ऐसे स्टिच करेंगे, आसानी से रिपेयर हो जाएगा। ब्लड लॉस कम होता है इससे। एंड लो इंसिडेंस ऑफ डिहेसेंस और रप्चर इन द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज। तो इस वजह से हम ट्रांसफर्स इंसिजन देते हैं। सो यूट्रस में इंसिजन दिया, ये देखें ये यूट्रस है और ये वाली जो इंसिजन है दिस इज़ ट्रांसफर्स लोअर सेगमेंट इंसिजन। और ये वाली क्या है, क्लासिकल सी सेक्शन इंसिजन, जो कि वर्टिकल है और अपर पार्ट पे है। सो ये आपकी यूट्रस की पिक्चर्स हैं जो है बुक की, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी हैं कि 2 तरह की हम इंसिजन जो है वो यूट्रस पे दे सकते हैं। फिर वो बता रहे हैं कि विजाइको यूट्राइन सिरोज़ा, मतलब कि जो यूट्रस और हमारे ब्लैडर के दरमियान में एक छोटा सा सिरोज़ा होता है, उसको हम इंसाइज करते हैं और लेटरली डिवाइड करते हैं। जैसे इसके दौरान ना हम एक डॉइन होता है, उसको हम ब्लैडर रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। वो शुरू में जब हम एब्डोमेन खोल देते हैं ना और हमारा एब्डोमिनल कैविटी एक्सपोज हो जाती है, पेरिटोनियम जब हम काट देते हैं तो उसके बाद हम प्लेस करते हैं, उस पर ब्लैडर रिट्रैक्ट हो जाता है और हमारा यूट्रस सामने होता है। फिर अब यूट्रस को इंसिजन देते हैं और बेबी बाहर आ जाता है। सो अंडरलाइंग लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज़ रिफ्लेक्टेड विद ब्लंट डाइसेक्शन। फिर ये वाला है कि डेवलप्ड ब्लैडर फ्लैप इज़ रिट्रैक्टेड, lower uterine segment is opened in a transverse plane of distance 1 to 2 centimeter, और incision is extended laterally to allow the delivery of fetus। अगर आप इतना सा इंसिजन दे के छोड़ दोगे तो बेबी तो इस जगह से बाहर ही नहीं आ सकता। तो इस वजह से आप उसको लैटरली एक्सटेंड करोगे ताकि बेबी जो है वो बाहर आ जाए। मेम्ब्रेन्स रप्चर की जाती हैं अगर इंटैक्ट हैं। ऑब्वियसली वो जो मेम्ब्रेन्स होंगे, एमनोटिक मेम्ब्रेन, सब से बेबी ने बाहर आना है ना, तो उनको काटोगे तो बाहर आएगा, मेम्ब्रेन समेत तो बाहर नहीं आ सकता। देन ऑपरेटर्स हैंड्स बिलो प्रेजेंटिंग पार्ट, मतलब वो जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा लाइक उसका सर होगा, उसके नीचे हम हाथ रखेंगे। सिफेलिक होगा तो हेड को फ्लेक्स करेंगे, हाथ रख के फ्लेक्स किया हेड को, और डिलीवर बाय एलिवेशन थ्रू द यूट्राइन इंसिजन ईदर मैनुअली और विद फोर्सेप्स। तो बेबी को बाहर किया, बेबी आउट, बेबी आउट। देन फंडल प्रेशर अप्लाइड बाय असिस्टेंट टू एड डिलीवरी। ये आपको पता होगा
जब ये हमारी यूट्रस को हमने इंसिजन दिया, बेबी बाहर नहीं आ रहा, तो हम फंडस के ऊपर से पेट के ऊपर से ऐसे प्रेशर देते हैं नीचे की तरफ, ताकि बेबी जो है वो इस ओपनिंग में से बाहर आ जाए। तो ये मतलब फंडल हम प्रेशर अप्लाई करते हैं टू एड डिलीवरी। वंस द फीटस इज़ डिलीवर्ड, फिर हम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन एजेंट देते हैं 5 इंटरनेशनल यूनिट्स सिंटोसिन ऑन IV देते हैं, ताकि वो यूट्राइन कंट्रैक्शंस करवाए, प्लेसेंटा सेपरेट हो और कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन जैसे हम वेजाइनली बाद में करते होते थे, उसी तरह हम प्लेसेंटा को डिलीवर करेंगे। बेबी आउट हो गया, प्लेसेंटा बाहर आ गया। देन हम क्या करेंगे, क्लोजर ऑफ यूट्रस को क्लोज़ किया सूचर्स के थ्रू। सिंगल और डबल लेयर्ड सूचर्स हम यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस और इंटरप्टेड। कंटिन्यूस में क्या होता है कि हम एक ही लेते हैं और कंटिन्यूसली सूचर करते जाते हैं। इंटरप्टेड में एक सूचर लगाया, दूसरा सूचर, तीसरा सूचर, मतलब मल्टीपल सूचर्स। तो इंटरप्टेड सूचर्स के साथ भी कर सकते हैं और कंटिन्यूस भी कर सकते हैं। देन यूट्रस को बंद करने के बाद एब्डोमेन को बंद करेंगे थ्रू द सूचर्स, और फिर हम स्किन को बंद करेंगे। अब आ जाते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस पे। तो कॉम्प्लिकेशंस देखें, जो हमने किसी भी चीज़ में याद रखनी है ना, किसी भी चीज़ में, वो 3 है। हिट, H फॉर हेमरेज, I फॉर इन्फेक्शन एंड T फॉर ट्रॉमा। ये तो किसी भी सर्जरी में, किसी भी प्रोसीजर में होता ही है। या तो ब्लड निकल जाता है, या वो जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें से इन्फेक्शन हो सकता है, या ट्रॉमा हो सकता है इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को। तो हेमरेज, इन्फेक्शंस में वूंड का भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं इस केस में, या एंडोमेट्रियम का इन्फेक्शन भी हो सकता है। और इसके अलावा ट्रॉमा। इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, जो बुक की चीज़ें होंगी वो मैं पहले आपको बताऊंगी, और फिर जो आपकी होगी अलग से स्लाइड्स में मैं आपको दिखा दूंगी कि अगर कोई यूक्यू आता है तो आप उसको कैसे अटैम्प्ट करोगे। ऑपरेशन के दौरान में क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, यूट्राइन वेजल्स जो हैं, ट्रॉमा की अगर बात करें तो यूट्राइन वेजल्स को डैमेज हो सकता है, यूट्राइन एटोनी हो सकती है। एटोनी मतलब यूट्रस की टोन लॉस हो गई है, और आपको पता है जब भी यूट्रस की टोन लॉस हो जाती है तो वो बहुत रिलैक्स सा हो जाता है, तो वो जो वेजल्स होती हैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं आता यूट्रस का। यूट्रस को कंट्रैक्ट करना चाहिए आफ्टर डिलीवरी, अगर वो कंट्रैक्ट नहीं करता तो क्या होगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, वेजल्स के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, जिसकी वजह से उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। तो पोस्टपार्टम हेमरेज का जो मेजर मसला होता है, जिसकी वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, वो यूट्रस की एटोनी है। तो दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेशन बिकॉज इट विल रिजल्ट इन द पोस्टपार्टम हेमरेज। देन प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता, अगर होगा तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोस्टपार्टम हेमरेज होगा। ऑक्सीटोसिन, इन्फीवियन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अच्छा, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, मतलब इन्होंने बताया हुआ कि अगर आपके मतलब ये सब कुछ हो जाता है, हेमरेज हो सकता है, हो जाएगा, तो आप क्या करोगे। ऑब्वियसली यूट्राइन एटोनी है, मतलब यूट्रस की टोन लॉस हुई हुई है, यूट्रस कंट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो आप ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन दोगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स दोगे। इसके अलावा बाई मैनुअल कंप्रेशन करोगे। कंप्रेशन से भी क्या होता है कि ब्लीडिंग रुक जाती है। या कंजर्वेटिव सर्जिकल प्रोसीजर्स करोगे, या यूट्राइन कंप्रेशन सूचर्स अप्लाई करोगे। किसी तरह हमने यूट्रस को कंप्रेस करना है, उसकी टोन को इंक्रीज़ करना है, उसकी कंट्रैक्शंस को ज़्यादा करना है, ब्लीडिंग जो हेमरेज पॉइंट्स हैं उनको ख़त्म करना है। और फिर एक केस आता है कि अगर किसी भी तरह ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर हम लाइफ सेविंग हिस्टेरेक्टमी करते हैं कि मदर की यूट्रस को बाहर निकाल देते हैं ताकि हेमरेज ना हो मज़ीद। फिर उन्होंने आपकी बुक में बताया हुआ कि सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी जो हम करते होते हैं, कि सिजेरियन के बाद हमें यूट्रस निकालना पड़ जाता है इमरजेंसी में, तो उसकी कब हम करेंगे, जब अनकंट्रोलेबल मैटरनल हेमरेज है, कि अब मदर मर सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज है। प्लेसेंटा इक्रीटा का आपको पता है क्या होता है, कि प्लेसेंटा जो है ना वो बिल्कुल अंदर धंसा होता है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एंडोमेट्रियम के अंदर होना था ना प्लेसेंटा ने, वो मायोमेट्रियम और बाहर पेल्विक स्ट्रक्चर के साथ झकरा हुआ है, मतलब अंदर डीप चला गया हुआ है। तो ऐसा प्लेसेंटा बाहर निकलेगा आसानी से?
मतलब आप सोचें बिल्कुल डीप चला गया हुआ है प्लेसेंटा, इतना ग्रो किया हुआ है कि अंदर चला गया होता है। ऐसा प्लेसेंटा बाहर निकलेगा आसानी से? निकालने की कोशिश करेंगे, नहीं निकलेगा, इट विल रिजल्ट इन हेमरेज। तो प्लेसेंटा एक्रीटा के केस में कभी कभार हमें हिस्ट्रैक्टमी करनी पड़ जाती है। देन एटोनी अगर हो गई या यूट्रस रप्चर हो गया, यूट्रस रप्चर भी हमने टॉपिक पढ़ना है नेक्स्ट। उसमें अगर हमारी यूट्रस रप्चर हो गई है, सो वी विल डू द हिस्ट्रैक्टमी टू सेव द लाइफ ऑफ मदर। एक्सटेंशन ऑफ द ट्रांसवर्स यूट्राइन इन CN, fibroids preventing the uterine closure and hemostasis। तो फिर हम क्या करेंगे? हिस्ट्रैक्टमी करेंगे। वो बंद ही नहीं हो सकता, मतलब कि हमने जो खोला हुआ है सब कुछ, उसको बंद भी तो करना है कि ऐसे ही मदर को भेज देना है। अगर वो बंद ही नहीं हो रहा फाइब्रॉइड्स की वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर हम क्या करेंगे कि यूट्रस को रिमूव करेंगे। इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ऑर्गन डैमेज हो सकता है, बाउल डैमेज हो सकता है, ब्लैडर डैमेज हो सकता है। तो ब्लैडर डैमेज के लिए फिर हम जो है वो कुछ उसको प्रिवेंट करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांस यूरिथ्रल इंस्टिलेशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू कलर्ड स्लाइन डालते हैं। विक्राइल कंटिन्यूस और इंटरप्टेड सूचर्स जो हैं उनको, उनके साथ ब्लैडर का जो चीज़ टूटी होती है, मतलब डैमेज हुई होती है, उसको ठीक करते हैं। यूरिनरी कैथेटर हम डाल देते हैं 7 से 10 दिन के लिए, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो उसको डैमेज कर दिया हमने। यूरेटर्स ये भी डैमेज हो सकते हैं, लेकिन ऐसे होता है कि जब हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो यूरेटर्स जो हैं वो साइड्स पे खुद ही हो जाते हैं और उनको डैमेज का इतना खतरा नहीं होता। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। देखिए मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस जो है वो फर्दर बताती हूँ। इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस जिसमें है प्राइमरी हेमरेज हो सकता है। अगर आपको पेपर में आता है तो आप इस तरह से भी अटैम्प्ट कर सकते हो कि ऑपरेशन के दौरान में प्राइमरी हेमरेज हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। उसकी कॉजेज़ आपने लिख देनी है, टोनी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, या प्लेसेंटा एक्रीटा की वजह से, प्लेसेंटा इंजरी टू द इंटरनल ऑर्गन्स हो सकती है ऑपरेशन के दौरान, इंजरी टू द बेबी हो सकती है, डिफ़िकल्टी इन डिलीवरी ऑफ द हेड हो सकती है, या एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। दैन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है? आपकी बुक कहती है कि इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, और वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, और साइकोलॉजिकल मसला हो सकता है मदर के साथ। तो इसलिए जो बुक्स में चीज़ें लिखी हुई है ना, ये सारी आपने रीड कर लेनी है। तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को, कि हम जो है मदर को अर्ली मोबिलाइजेशन उसकी करवाएं, जितना जल्दी हो सके उसको प्रेशर स्टॉकिंग्स यूज़ करवाएं ताकि उसको डीवीटी ना हो। डीवीटी नहीं होगा, आपको पता है कि उसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांस भी कम हो जाता है। सो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में क्या है? पैरालाइटिक आइलियस है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, दैन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पेरिटोनाइटिस, पेल्विक एब्सेस बन सकती है, पेल्विक थ्रोम्बोफिलेपाइटिस हो सकता है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म विच विल रिजल्ट इन एंड वूंड डिहेसेंस हो सकती है। सो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस और इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस समझ आती है। सी सेक्शन की अगर आए तो लिख सकते हैं आप। देन इस ये यूट्यूब का लिंक है जो आपको सी सेक्शन का प्रोसीजर की एनिमेशन आपने देखनी होगी उसमें जस्ट उसके स्टेप्स होंगे, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सी सेक्शन। सो एडवांटेजेस क्या हैं? प्लान डिलीवरी। इफ़ यू हैव प्लान सी सेक्शन डिलीवरी इट विल लेट यू एंटिसिपेट एंड अरेंज योर्स एंड द बेबीज नीड्स इन एडवांस। फ़ायदा है ना? Then no fear of tearing. C-section delivery may save you from the worry about the tearing the area between perineum and the vagina. However, labor pains exist during C-sections too, and they are as intense as vaginal birth labor पेंस मतलब मदर को टीयरिंग का ख़तरा नहीं है कि वो जो पेरिनियल टीयर्स होते हैं जो बेबी की डिलीवरी के वक्त हो जाते हैं, ये जिसके लिए हम एपिज़ियोटमी भी परफॉर्म करते हैं, मदर को उसका मसला ख़तरा नहीं होता। तो सी सेक्शन के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदे की बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा क्या है कि लेस डिस्कम्फर्ट। सी सेक्शन डिलीवरी कम्स विद इट्स फेयर शेयर ऑफ डिस्कम्फर्ट, बट यू आर सेफ फ्रॉम द पेन एंड ब्रूजेस दैट अकर बिटवीन द पेरिनियम एंड द वेजाइना इन द केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। तो डिस्कम्फर्ट कम होती है, लेस ब्लीडिंग होती है एज़ कम्पेयर टू द वेजाइना।
Bleeding is comparatively less in the first few days after a C-section delivery. Less complaint of leaking wee. Women who deliver through C-section complain less of leaking wee when they are cuff or off. आपको पता होगा कि यूट्राइन प्रोलैप्स हमने देखा था, यूट्रिनरी इनकॉन्टिनेंस हमने देखी थी, और मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू मल्टीपैरेटिव वुमेन के अंदर मोस्टली ऐसा होता है कि पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाते हैं, विच रिजल्ट इन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस लाइक फीचर्स एंड यूट्राइन प्रोलैप्स. तो उसके चांसेस कम हो जाएंगे कि मदर हंसेगी, कफ़ करेगी, तो उसकी जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है जो नॉर्मल डिलीवरी के केस में बाद में ज़्यादा होती है वो यहाँ पे नहीं होगी. फ्यूअर सेक्शुअल प्रॉब्लम्स होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज जो विजाइनल डिलीवरी होगी उसमें उसको बहुत से कट्स आए होंगे, उसकी एपिजियोटमी या पेरिनियल टीयर्स होंगे अगर फॉर एग्जांपल छोटे बहुत, तो उसकी सेक्शुअल लाइफ जो है वो सून आफ्टर डिलीवरी नहीं स्टार्ट हो सकती. सो सी सेक्शन रिजल्ट्स इन अर्ली रिपेयर, मतलब उसमें तो आपको वो होगा ही नहीं, और मतलब ठीक है पेट की दर्द उसको होती है, बट विजाइनली जो उसकी प्रॉब्लम है वो नहीं होगी. Fewer chances of pelvic floor damage. C-section does not lead to pelvic floor damage, which may take place in case of vaginal delivery, जो मैंने आपको ऊपर बताया. Fewer chances of birth trauma. The use of forceps is minimal in the C-section delivery, and thus the chances of the baby suffering from birth trauma is also less. तो फॉर्सेप्स डिलीवरी हम मोस्टली विजाइनल में करते हैं, तो यहाँ पे हमें मोस्टली ट्रॉमा का भी इतना ख़तरा नहीं होता जो कि हमें विजाइनली होता है. इन्फेक्शंस आर नॉट ट्रांसमिटेड. अगर मदर को HIV है या कोई ऐसा मसला है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मदर के लोअर जो उसका जेंटो यूरिनरी ट्रैक्ट है, अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है तो बेबी अगर उधर से विजाइनल डिलीवर्ड होगा तो बेबी को भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का ख़तरा है. लेकिन ऑब्वियसली अगर बच्चा पेट से ही बाहर निकल गया है तो वो विजाइना में से पास ही नहीं करेगा, तो उसको इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन भी नहीं होगी. तो फ़ायदे तो हैं लेकिन नुकसान भी है. पेन, आपको पता है विजाइनल डिलीवरी में क्या है, एक दफ़ा पेन है उसके बाद सुकून है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पेन थोड़ी देर के लिए रहेगी ना. सी सेक्शन की सर्जरी हुई है, तो सी सेक्शन मदर्स नीड अ लॉट ऑफ पेन रिलीफ मेडिकेशंस एंड मे टेक लॉन्गर टू रिकवर दैन मदर्स हु डिलीवर थ्रू द विजाइनल बर्थ. तो ये इसका नुकसान है. ब्लीडिंग ड्यूरिंग द सी सेक्शन सर्जरी, मदर मे लॉस अ लॉट ऑफ ब्लड इफ़ द ब्लीडिंग इज़ मोर देन नॉर्मल. If there is heavy bleeding, there may also be need for blood transfusions. So pain, bleeding, then indications after infections हो सकते हैं after surgery. Before going for the C-section operation, the mother is given antibiotics to lessen the chances of infections. However, the infections still occur and a very common side effect of C-section delivery. Then blood clots, जो कि मैंने आपको बताया कि थ्रोम्बोइम्बोलिज्म का ख़तरा होता है. एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में तो हम एनेस्थीसिया मोस्टली नहीं देते, तो इसमें ज़्यादा मसला होगा. सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट आफ्टर सी सेक्शन, ऑब्वियसली नेक्स्ट केस में भी आपको सी सेक्शन ही करना पड़ेगा. मोर्टेलिटी रेट जो है इट इज़ हायर इन केस ऑफ सी सेक्शन, सो ये भी आपके माइंड में होने चाहिए. डिसएडवांटेजेस फॉर द बेबी क्या है कि बेबी की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आफ्टर सी सेक्शन, उसको स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है. इंजरी हो सकती है, बेबी अगर डॉक्टर जो है वो स्कैल्पल्स यूज़ कर रहा है तो बेबी को भी तो लग सकता है. कॉम्प्लिकेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं. सो ये हमारी है लोअर ट्रांसवर्स इंसिजन, लोअर वर्टिकल इंसिजन एंड क्लासिकल इंसिजन. ये पिक्चर्स एंड पे अटैच कर दी थी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सी सेक्शन. इसमें ये जो की पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना जो बुक पे हैं. उसमें कि कॉमन न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस में रेस्पिरेटरी मॉर्बिडिटी होती है और ये वाली चीज़ें हैं. अब जो नेक्स्ट इसका है यूट्राइन रप्चर और विजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन, उसको मैं अलग से एक वीडियो उसकी बनाती हूँ. सी सेक्शन इज़ कम्प्लीटेड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट.